नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एक ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर जिनको मैं ये बेहिचक कह सकता हूँ कि एक कृषि मंत्री तो वो जो दायित्व उनके पास है वो तो वो निभाते ही हैं पूरी ताकत से, लेकिन एक वॉलंटियर की तरह वो ज़्यादा नज़र आते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा विद्यार्थी परिषद, इसका जो प्रशिक्षण है शायद यही वो बड़ी वजह है कि वो हमेशा एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करते हैं। फील्ड पर हो, मैदान पर हो, वो हमेशा एक एक्टिविस्ट की तरह नज़र आते हैं। खुद किसानों से सीधे बात करने लगते हैं, उनसे उनकी चुनौतियां, पीड़ा, तकलीफ़ जानने की कोशिश करते हैं। और इस कोविड काल में जिसमें हम पेंडेमिक से काफ़ी बुरी तरह न सिर्फ जूझ रहे हैं बल्कि ख़ासा नुकसान भी हर तरह का हमने उठाया है, वो जहाँ से आते हैं, जिस ज़िले से वो बिलोंग करते हैं, हरदा, तो वहाँ उन्होंने एक बड़ी यूनिक पहल ये भी की कि रेमडेसिविर से लेकर ऑक्सीजन तक कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, यानी चाहे किसी भी पार्टी का, मध्य प्रदेश में 2 ही पार्टियां हैं, उन्होंने कांग्रेस बीजेपी की भावना से ऊपर उठते हुए उन्होंने हर किसी की मदद की। यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेता, सबके लिए वो खुलकर सामने आया और ये एक अच्छा जेस्चर है। और मध्य प्रदेश पूरे देश में राजनीतिक सौहार्द की इस परंपरा के लिए जाना जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी से। कमल जी, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का किसान हमेशा से एक बड़ा ही ऊर्जावान किसान रहा है और इस समय भी और पिछले समय भी हमने देखा कि इस बार भी हम वही उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश कृषि वृद्धि दर में हमेशा बहुत सकारात्मक रहा। पिछले साल जब सब नीचे गया कोविड में, और इस बार भी, क्या आप उम्मीद करते हैं कि ये जो परंपरा है मध्य प्रदेश में खेती किसानी की, ये कायम रहेगी? बिल्कुल कायम रहेगी और है। पिछले 7 साल से मध्य प्रदेश के किसानों ने पूरे देश में एक नया इतिहास रचा है और रिकॉर्ड बनाया। 7 साल से कृषि कर्मण पुरस्कार भारत सरकार से मध्य प्रदेश को मिल रहा है। उसकी वजह है, एक तो हमारे जो गांव गरीब और किसानों के मसीहा हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, वो संवेदनशील है, गांव से आते किसान के बेटे हैं और इसलिए जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने किसानों के लिए सारी योजनाएं बनाई। जहां सिंचाई 2990 मेगावाट से बिजली थी, वहां बढ़कर अब 21,000 मेगावाट बिजली हो गई। जहां सिंचाई 7.5 लाख हेक्टेयर थी, वो लाखों हेक्टेयर में हो गई है। और उसके कारण हमारा कृषि उत्पादन भी बढ़ा है। सिंचाई रकबा बढ़ने से बिजली की उपलब्धता और उसके कारण किसान ने भी, मजदूरों ने भी मेहनत की है। कोरोना के संकट में भी हमने पिछले साल, जब सारा देश और दुनिया ठप हो गई थी, उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय, उस समय किसान ने खेतों में अपना पसीना बहाकर, मजदूरों ने अपना पसीना बहाकर और इतना अनाज उत्पादन किया कि मध्य प्रदेश के लोगों को तो हमने दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था की, लेकिन देश के लोगों की भी व्यवस्था की। और वही वजह है कि आज देश में पिछले साल हमने रिकॉर्ड खरीदी भी की, उत्पादन भी रिकॉर्ड किया और खरीदी में भी रिकॉर्ड बनाया। अभी तक गेहूं उपार्जन में पंजाब नंबर 1 होता था, लेकिन हमने पंजाब और उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए 1,29,00,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का खरीद कर किसानों का, उनको जहां लाभकारी मूल्य दिलाया, वहीं एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस बार भी हम अभी तक 1,10,00,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ खरीद चुके हैं और आगे भी और खरीदेंगे। इस बार भी रिकॉर्ड बनाएंगे। उत्पादन भी रिकॉर्ड हुआ है, तोड़ हुआ है और खरीदी भी। और विशेष करके चना, सरसों, मसूर, जो मैंने पिछली बार कहा था आपसे चर्चा में कि ये गेहूं के पहले आती है फसल, लेकिन क्या मालूम क्यों परंपरा अनुसार गेहूं की खरीदी पहले होती थी और चना, सरसों, मसूर की बाद में। और मध्य प्रदेश में या देश में भी 86% किसान जो 5 एकड़ से छोटा है, वो मजबूरी में 2 महीने रख नहीं सकता फसल को। जैसे ही फसल आई वैसे ही बेचने जाना पड़ता था उसको मंडी में। और जब मंडी में एक साथ फसल जाती थी तो माल ज़्यादा होता था और मांग कम हो जाती थी और इसलिए भाव डाउन हो जाते थे और लगभग 2,000-3,000 रुपये कुंटल किसान को घाटा होता था। और वही वजह थी कि किसान खेती घाटे का धंधा थी। मैंने कृषि मंत्री बनते से, चूँकि मैं किसान का बेटा हूँ, और मैंने उसमें नियम परिवर्तन किया कि जब फसल पहले आती तो हम पहले खरीदेंगे। फिर खरीदी में भी मनमोहन सिंह के समय एक नियम बन गया था कि सरसों मसूर खरीदेंगे समर्थन मूल्य पर, लेकिन एक दिन में 25 ही कुंटल खरीदेंगे। अब आप किसान हैं, आपका 100 कुंटल है तो आपको 4 बार आना पड़ेगा, जबकि आप एक दिन में भी ला सकते हैं 2 ट्राली भर के। तो उससे किसान फिर 100,000 कुंटल वाले को 75 दिन आना पड़ेगा। और इसलिए मजबूरी में फिर वो मंडी में या छोटा किसान घर से ही बेच देता था तो उसको घाटा होता था। हमने
उस नियम को हटवाया, अनलिमिटेड कराया। और इसलिए हमने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय 2 गुना करने का 2022 तक, मैं आज गर्व से कह रहा हूँ कि शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना देश में सबसे पहले 21 में पूरा कर दिया कि हमने किसान की आय 2 गुना कर दी। पटेल साहब, इसमें ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आपने जिस तरह से ये पूरी खरीदी की प्रक्रिया डिज़ाइन की, इससे किसान को 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल का फ़ायदा हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन व्यवसायियों को जो परंपरा से ये चीज़ें खरीदते रहे हैं, उनको अब किसानों से सीधे समर्थन मूल्य से अधिक पर उनकी उपज खरीदनी पड़ रही। आगे आप और जो उपज हैं गेहूं, चना, सरसों के अलावा, उसको भी क्या आप सोच रहे हैं कि इसी तरह से इसी प्लानिंग के तहत उनको भी इस दायरे में लाकर किसानों के लिए उनकी उपज को एक लाभ के सौदे में बदलें? बिल्कुल, सारी किसानों की देखिए भाव जो है मांग और पूर्ति पर चलता है। मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है तो भाव बढ़ेगा। पूर्ति ज्यादा है, यही अर्थशास्त्र जैसे सब्जियां हैं। हाँ। सब्जियां जब बहुत आ जाती है एक साथ, तो सब्जी के भाव वही 2 रुपये 4 रुपये, कई बार तो टमाटर, आलू और प्याज फेंकना पड़ता है किसान को, लागत ही नहीं निकलती है। और जब मांग अधिक हो जाती है तो उस समय आसमान छूने लगते हैं, फिर चिल्लाते लोग कि सब्जियों के रेट ये हो गए और गृहिणियों का बजट बिगड़ गया, ये हो गया, मीडिया में खूब आता है। लेकिन जब किसान की फसल का भाव बिल्कुल ही कोई खरीदने वाला नहीं रहता, उस समय कोई उसको सहानुभूति करके नहीं जान रहा है कि नहीं भाई किसान आपकी लागत नहीं निकली, चलो हम तुमको लागत का लाभ देकर खरीद रहे हैं। तो ये किसान की विडंबना रही है। और इसलिए चूंकि मैं किसान भी हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ, बचपन से मैंने देखा, और इसलिए किसान की क्या क्या तकलीफ है वो हमें पता है। और इसलिए जब सरकार में आए और हमारे पास अधिकार है, तो हम किसानों के हित में क्यों ना निर्णय बदलें। और ये निर्णय बदलना कोई आसान काम नहीं था। सारी प्रशासनिक व्यवस्था, अधिकारियों ने खूब विरोध किया, लेकिन हमने दमदारी से, तर्क के साथ मुख्यमंत्री जी को कन्विंस कराया और मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात मानी। और इस प्रकार हमने, नहीं तो अधिकारियों ने कहा था सब भारत सरकार 25% खरीदती है और 75% अपने को खरीदना पड़ेगा। और इतने लाख मेट्रिक टन चना, सरसों, मसूर है 60 लाख में, और इतना करोड़, 1000 करोड़ रुपए लगेगा। प्रदेश सरकार के पास बजट नहीं है, भारत सरकार तो 25% खरीदेगी। तब मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि ये अधिकारियों के साथ बैठ के मैंने कहा ये गलत बोल रहे हैं। जब हम खरीदना शुरू करेंगे, पहले से पंजीयन कराएंगे, तो मंडी में माल नहीं जाएगा, तो व्यापारियों की मांग बढ़ेगी, उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, इनकी मजबूरी होगी, इनको खरीदना पड़ेगा। और पिछले बार का उदाहरण दिया, तो मुख्यमंत्री जी कन्विंस हो, उन्होंने कहा नहीं खरीदो। मैंने कहा हिंग लगे ना फिटकरी रंग आए चौकर। इस बार मैं बता रहा हूँ कि हमने 1072 सेंटर बनाए थे चने के, सरसों के, मसूर के, लेकिन हमारे सरसों मसूर में तो कोई बेचने नहीं आया, क्योंकि समर्थन मूल्य से 1000-2000 रुपये ज़्यादा बिक रहा था। और चने में भी बहुत कम आया, जो 5100 से ऊपर जो उसके कैटेगरी के अंदर नहीं था, जो रेट अच्छे नहीं मिले, वही हमारे पास आया, बाकी वो भी बहुत कम आया। यानी जितना हमने लक्ष्य रखा उसका 10% भी नहीं खरीदना पड़ा हमको। तो इस प्रकार नीति बनना चाहिए किसानों के हित में, जिससे कि किसान को भी लाभ हो जाए और सरकार को भी नुकसान ना हो। आप खूब घूमते हैं अपने क्षेत्र में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मोर्चा संभालते हैं, और भी जनप्रतिनिधि हैं, न सिर्फ बीजेपी के बल्कि कांग्रेस के। लेकिन कई जनप्रतिनिधि जो आपकी पार्टी के हैं उन पर भी ये आरोप लगा, और कांग्रेस पर भी ये आरोप लगा कि वो नज़र ही नहीं आए कोविड के पीरियड में। ये 2 महीने का जो समय था, क्या आपको लगता है, हमने सुना कि हरदा में आपने रेमडेसिविर प्राइवेट या निजी नर्सिंग होम्स के लिए आपने अपनी विधायक निधि से ऐसी व्यवस्था की कि पेशेंट्स के परिवारों पर आर्थिक बोझ भी नहीं आया। क्या आप अपेक्षा रखते हैं जनप्रतिनिधियों से? एक सीनियर लीडर हैं पटेल साहब आप। देखिए, बिल्कुल सही का प्रश्न किया आपने। जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि होता है। अब मैं विधानसभा का प्रतिनिधि, मेरी विधानसभा का मैं एक तरह से पूरा परिवार है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, नेतृत्व कर रहा हूँ। और इसी प्रकार जब मंत्री हैं तो पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी पूरे मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, 8 करोड़ जनता के मुखिया, प्रमुख के घर में खुशी हो तब भी मुखिया की जिम्मेदारी होती है, और कहीं कष्ट आता, संकट आता, दुख है तो भी मुखिया की जिम्मेदारी होती है, और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि हम संघ, विद्यार्थी परिषद और बीजेपी, हमारे लिए देश पहले, समाज पहले, फिर पार्टी, फिर हम। यानी देश के लिए हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, समाज के लिए। और इसलिए समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता पे हमने हमको विश्वास करके हमको जनप्रतिनिधि बनाया और भेजा है। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम उनकी सेवा करें। और ये संकट जो है विश्वव्यापी संकट है कोरोना का, और ये अज्ञात दुश्मन है। इससे लड़ना, अपने आप को सुरक्षित रहते हुए, तभी तो दूसरों की सेवा कर सकते हैं। और हमने इसलिए अपने आप को सुरक्षित करते हुए मास्क का लगाना, दूरी रखना,
और फिर सेवा करना का कार्य किया। जैसे ही ये कोरोना संकट आया, दोबारा दूसरी लहर जो आई, वो पहली बार गांव के अंदर, पहले में गांव में कोई असर नहीं था, लेकिन दूसरी लहर ने गांव में भी दस्तक दी और उसके कारण बड़े पैमाने पर, क्योंकि गांव में लोगों में उतनी जागृति नहीं है, वो उसकी इम्यूनिटी पावर भी बहुत तगड़ा होता है, इसलिए सर्दी जुकाम खांसी बुखार उसको ध्यान नहीं रहा, उन्होंने कहा तो ऐसे ही बुखार है। और बाद में जब उसको लंग्स में चला गया और 50% से ऊपर नुकसान हुआ, जब सांस लेने में तकलीफ हुई, घबराहट हुई, तब जाकर वो भर्ती हुआ। तब तक उसने पूरे परिवार और मित्र यार जितने भी रिश्तेदार उनको कर दिया, इसलिए बड़े पैमाने पर फैला। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने हर दिन बैठक लेते हैं, वो 1 घंटे 2 घंटे सभी मंत्रियों के साथ, सभी जिले के कलेक्टर के साथ, सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, प्रशासनिक, और फिर निर्देश देते हैं और वो हमने कंट्रोल किया। दूसरा, हमने ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, बाकी दवाइयाँ और अस्पताल, सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों को भी अधिकृत किया, उनके साथ अनुबंध किया और उनको भी इलाज कराया। और निःशुल्क इलाज करने का जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, उसके तहत, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने देखा कि आयुष्मान भारत में पूरे साल में 5100 लोगों का उपचार हुआ था जी, और इसलिए कई लोग उससे वंचित रह गए, प्राइवेट अस्पताल वाले नहीं कर रहे थे, जो अनुबंधित है वही होता था। तो हमने जितने भी अस्पताल को अनुबंधित किया, वो सैकड़ों की संख्या में जी, उन सब में गरीबों का, मध्यम वर्ग का इलाज निःशुल्क हो जाए। और इसलिए मुख्यमंत्री उपचार योजना, कोविड उपचार योजना हमने शुरू की। उसमें 1 सप्ताह पहले शुरू हुई वो योजना, आज 10वां दिन है जी। इन 10 दिन के अंदर लगभग 5000, जहाँ साल भर में 5100 लोगों का इलाज हुआ, वहाँ 8 दिन के अंदर 5100 से अधिक लोगों का इलाज हो गया है और अभी और संख्या बढ़ेगी। इसमें जो आयुष्मान कार्डधारी हैं वो तो रहेंगे ही, संबल योजना वाले भी रहेंगे, कर्मकार मंडल वाले भी रहेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के सभी लोगों को कर दिया। तो गरीब लोग करीब 88% से 90% लोग कवर हो जाएंगे। जो इनकम टैक्स देते हैं लगभग वही रहेंगे, बाकी मध्यम निम्न आय वर्ग सब लोगों को उपचार योजना है और इसमें निःशुल्क है, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो। और इसलिए जो एक अर्थ के अभाव में कई लोगों की जान चल जाती थी, कई इलाज या कर्ज में आ जाते थे, उनको मकान बेचना पड़ते थे, सब कुछ, वो कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा इलाज निःशुल्क हो रहा है। और मैंने तो हरदा में पहले से ही सरकारी अस्पताल मैंने निरीक्षण किया, मैं किट पहनकर, पीपीटी किट पहनकर मैं पूरे अस्पताल में गए, एक पेशेंट से मिला, कैसा इलाज चल रहा है, कैसे वो हिम्मत बनाई, नर्सों का हौसला अफजाई की, वार्ड बॉय की हौसला अफजाई की, चिकित्सकों की, जब वो भी मरीजों का इलाज करते हैं तो हम वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम भी उन एक के पास गया और वो संतुष्ट हुए जनता, जब कहा कि नहीं अच्छा इलाज हो रहा है। और अभी भी मेरे पास वीडियो कॉलिंग आती है। इटारसी का एक कल शर्मा जी का फ़ोन आया था कि भाई साहब मैं हरदा गया था इलाज के लिए, सरकारी अस्पताल में आप भी आए थे, आपके अस्पताल में सबसे अच्छी व्यवस्था है और नर्स भी 1-1 घंटा हमारे पास ऑक्सीजन लेने के लिए आती थी, इंजेक्शन की कोई कमी नहीं आई, सारा इलाज निःशुल्क हुआ और बहुत बढ़िया व्यवहार और त्वरित और बहुत सफाई के साथ काम हुआ। और आपके निरीक्षण के कारण भी इसलिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ और मैं बोले व्हाट्सएप पे सब दूर बोल रहा हूँ। तो ये संतुष्टि ही, जो मरीज है उसकी संतुष्टि हमारे लिए संतोष का विषय है और ये हमने कार्य किया। उन सब की सेवा करने का ही उद्देश्य है। बाकी राजनीति बाद में कर लेंगे। मैं कांग्रेस के नेताओं से कह रहा हूँ कि राजनीति मत करो, सोनिया जी से लेकर सब इस समय सब एक सूत्र में बंद कर हम सिर्फ सेवा का काम करें और इस कोरोना को मारे और मानवता को जिताएं। ये चीज़ आप तो सोच रहे हैं और सोच ही नहीं रहे हैं। सुखदेव पांसे जी ने, अभी हमारी भी बात हुई थी उनसे, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया कि बैतूल में, लेकिन उन्होंने कहा कमल पटेल जैसे नेता कम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर भी ये बातें उठती हैं कि उनका अप्रोच, क्योंकि आपको भी याद होगा कि जब यूपीए की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो अमेरिका की एक पत्रिका ने उनके बारे में एक ऐसी टिप्पणी की जिसको अवांछित कह सकते हैं। तो शिवराज जी अकेले बीजेपी के मुख्यमंत्री थे उस समय, जिन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता, देश का होता है। मैं अपने प्रधानमंत्री के लिए ये टिप्पणी खारिज करता हूँ। सुखदेव पांसे जी की भी यही बात थी कि कमल पटेल जी का व्यवहार, उनकी सोच, उनकी दृष्टि, उनका काम बहुत अच्छा है, लेकिन प्रशासन में उन्होंने बहुत सारी खामियां देखी। उनका कहना था कि जिस तरह से पटेल साहब सोच रहे हैं ऐसा प्रशासन भी सोचे, ऐसा और जगह भी और ज़िलों में भी व्यवस्था हो। आप क्या देखते हैं कि ये आरोप बार बार लगता है कि प्रशासन की संवेदनशीलता कई बार वैसी ट्यून्ड नहीं होती जैसी होनी चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसीलिए तो लोकतंत्र है। शासन है, शासन और प्रशासन। प्रशासन के ऊपर होता है शासन। शासन का काम है आदेश देना,
नियम बनाना और उसका आदेश देकर क्रियान्वयन करने का काम है प्रशासनिक अधिकारियों का, और उस पर निगरानी रखने का काम है शासन का, जनप्रतिनिधियों का, सरकार का। और हमने निश्चित रूप से हमने समीक्षा बैठक भी की, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक करता हूं, और नीचे तक का पूछा मैंने जिले के कलेक्टर सहित, जिले के प्रभारी अधिकारी, कमिश्नर सहित सारे अधिकारी बैठे सभी विभागों के, और जनप्रतिनिधि भी बैठे सभी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को, और हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। एक जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है और एक निगरानी समिति बनाई है, उसमें सांसद की अध्यक्षता में बनाई है हमने। अच्छा। उसमें कलेक्टर और ये सब उनके अंडर में रहेंगे ताकि उनका आदेश का पालन करें, वो निगरानी रखें। दूसरा, जनपद क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में विधायक की अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई है, और हमने कई कांग्रेस और बीजेपी नहीं रखा। बैतूल में 4 विधायक कांग्रेस के, 1 बीजेपी का, लेकिन हमने 5 को दिया अध्यक्ष अपने अपनी विधानसभा में, मैंने बनवाए। और होशंगाबाद में भी, हरदा में, पूरे प्रदेश में। और एक है उसमें जनपद स्तरीय में कांग्रेस के नेताओं को भी लिया हमने, और भाजपा के नेताओं को लिया, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी लिया, समाज सेवी को भी लिया, NGOs को भी लिया, सभी का साथ चाहिए, सब मिलकर किया है। इसी प्रकार ग्राम स्तरीय जो समिति, ग्राम पंचायत, सरपंच, उप सरपंच, पंच, वहाँ के सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता जो भी समाज सेवा करना चाहते हैं, और टीम, ताकि प्रशासन के ऊपर साथ चल के करेंगे। जब गांव की टीम, सरपंच, उप सरपंच जाएंगे तो सचिव, सहायक, रोजगार, आंगनबाड़ी, सबको जाना पड़ेगा, एक एक घर जाकर। वो जब कहते हैं कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार तो नहीं, इसको छुपाइए मत, ये गोली लीजिए, वो घर में ही रहिए। पहले लोग क्या सोचते थे, अगर मैंने बता दिया कि कहीं कोरोना जांच करा ली पाए तो 14 दिन तक मुझे अस्पताल में रहना पड़ेगा, उस डर से लोगों ने नहीं बताया, उसका नुकसान हुआ। आपका ये कहना है कि ये जनप्रतिनिधि, लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वो प्रशासन की संवेदनशीलता को और उभार कर रखे, निगरानी में रखे। और अगर कहीं प्रशासनिक अधिकारी ढील कर रहे हैं, ढिलाई कर रहे हैं, या हेकड़ी कर रहे हैं, या काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको दंडित भी करें। पहले उनको चेताएं, उनको काम करा, नहीं करते दंडित भी। वो हमने काम किया है, और उसके कारण हमारी प्रशासन में आपके लिए तो ये कहा जाता है कि आपका रवैया बड़ा एग्रेशन से भरा हुआ रहता है, आप बड़े एग्रेसिव भी रहते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये कहा जाता है, कुछ जनप्रतिनिधियों के लिए, कि चलिए खैर वो एक अलग विषय है। देखिए, 5 उंगली बराबर नहीं होती, सबकी कार्य करने की अलग अलग शैली रहती है। कुछ राजनीतिक सवालों की तरफ मैं आता हूँ पटेल साहब। हालांकि मध्य प्रदेश में जो काम हुआ है वो काफ़ी बेहतर हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल के नतीजों की हम बात करें, या ओवरऑल एक पॉलिटिकल नतीजों की हम बात करें, तो ये माना गया कि कोविड का एक प्रभाव, कुछ समीक्षक मानते हैं, दमोह भी आपकी ग्रिप से निकल गया। बड़ा दावा था बीजेपी का कि दमोह भी हमारे पास रहेगा। किस तरह आप देखते हैं पश्चिम बंगाल के नतीजों को और दमोह के नतीजे? देखिए, पश्चिम बंगाल में पहले कम्युनिस्टों का शासन था, नक्सलवाद के बल पर और हिंसा के बल पर, आतंक के बल पर, दबाव के बल पर वो उन्होंने कब्जा कर रखा था। उसके बाद उनके खिलाफ लड़ाई लड़के वो तो हटे। फिर आई ममता जी ने भी वही नक्सलवादी और कम्युनिस्टों के लोग, जो बदमाश गुंडे थे, वो आ गए उनकी पार्टी में, और जनता के ऊपर दबाव डालकर, हत्या करके, आतंक करके, हिंसा करके उन्होंने राज किया और बहुत भ्रष्टाचार किया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, और विशेष करके कैलाश विजयवर्गीय जी जो प्रभारी थे वहाँ बनाए गए थे, 5 साल से लगातार वहाँ दौरे किए और वहाँ के कार्यकर्ताओं में हिम्मत दिलाई। देखिए, 3 सीट थी हमारी, कुल 3, 292 में से, और 2-3% वोट मिलते थे। लेकिन इन 5 साल के संघर्ष पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी, नड्डा जी और पूरी पार्टी ने और पूरे परिवार ने ताकत झोंकी, तब जाकर हम 3 से 77 आए और 38% वोट मिला है। तो ये कम नहीं है, यानी 35% वोट बढ़ाना। तृणमूल से 10% अभी भी कम है। नहीं, तृणमूल से कम है। उसका भी कारण है कि एक तरफ जब लगा तृणमूल जा रही है, तो कम्युनिस्ट जो एक 30-30 साल शासन किया, जिनका एक छत्र राज था, कांग्रेस का भी वोट बैंक था, इन्होंने देखा कि अब बीजेपी की सरकार आ रही है, पूरा मीडिया और सर्वे और पब्लिक की रैलियों देख के, तो इन्होंने अपना वोट, उम्मीदवारों ने कह दिया हमको वोट मत दो, ममता को दे दो, लेकिन बीजेपी नहीं आना चाहिए। तो वो 10% वोट ममता तरफ चला गया। कह रहे हैं अगर ये नहीं होता ट्रांसफर, और फिर हिंसा, आतंक और प्रशासन का दुरुपयोग, राजनीतिकरण कर दिया था, उसके कारण भी थोड़ा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है पटेल साहब कि ममता बनर्जी को बीजेपी ने ही बिल्कुल एकदम टॉप पे ला दिया, इतना उनको क्रिटिसाइज किया, इतनी उनकी आलोचना की कि वो स्टार हो गई वहाँ। नहीं, कहाँ स्टार हो गई, खुद हार गई चुनाव। जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था वो खुद हार गई चुनाव, तो कहाँ से वो लीडर है? वो तो खुद हारी, तो जनता ने तो उनको नकार दिया। कायदे से तो लोकतंत्र में जब हार जाते तो उनको शपथ लेना ही नहीं था जी। दूसरे व्यक्ति भी तो हो सकता था पार्टी का, लेकिन हारने के बाद में भी मुख्यमंत्री बन गई, तो लोकतंत्र का कहाँ सम्मान किया? उन्होंने तो अपमान किया।
कायदे से उनको कहना था कि चूंकि मैं चुनाव लड़ी और हार गई हूँ तो अब मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगी, मेरी पार्टी का दूसरा नेता बनेगा, तब तो मानते हैं कि वो इसका मतलब है कि सिर्फ अपने पद के लिए ही वो। तो कहीं बीजेपी ने तो बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं पाल ली थी, क्योंकि 3 से 70 पार का सफर तो बहुत चमकदार है, लेकिन क्या बीजेपी ने ऐसी उम्मीद जगा दी थी कि सरकार बन रही है? नहीं, बीजेपी ने तो जगह, देखो राजनीतिक दल का ये ध्येय है सत्ता प्राप्त करना, सत्ता के माध्यम से परिवर्तन करना, व्यवस्था परिवर्तन करना। चूंकि वहाँ कुशासन था, आतंक का शासन था, भ्रष्टाचारी शासन था, हिंसा का शासन था, जनता के, हमारे कितने कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, चुनाव के पहले भी, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद। ममता जी का वो स्टेटमेंट कि चुनाव हो जाने तो फिर 2 दिन तक यहाँ की जनता ये कहेगी कि नहीं, सेना भी, पुलिस जाना नहीं चाहिए, सेंट्रल बल जो है रुकना चाहिए, इसका मतलब है कि मैं तुमको निपटाऊंगी। तो डर के मारे भी लोगों ने वोट दे दिए, जिन्होंने सोचा कि जिंदा रहना, ये तो चल जाएंगे, कल हमारे को यहाँ कौन रहेगा, ये रहेंगे ये, और इसलिए डर के लोगों ने उसका कारण वोट मिला। लेकिन लोकतंत्र ने तो ममता को हराया है, हारी है। दमोह के बारे में आप क्या कहें? हाँ, निश्चित रूप से दमोह में हमारी हार हुई है और उसकी भी हम पार्टी समीक्षा कर रही है कि क्या कारण रहे हैं, उस पर हम समीक्षा करेंगे निश्चित रूप से। जयंत मलैया जी की अभी बैठक हुई है और माना जा रहा है कि विषय पैचअप की तरफ अब बढ़ रहा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं। क्या आपको लगा कि जयंत मलैया जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर के साथ कुछ ज़्यादा सख्ती बरती गई? इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे या पार्टी संगठन? ये पार्टी का, ये देखिए, ये पार्टी का निर्णय, पार्टी को जो उचित लगता है वो पार्टी करती है और हमारी पार्टी नेतृत्व पे हमको पूरा विश्वास है, जो भी करेगी अच्छा करेगी। जी, कंक्लूड कर रहा हूँ, कोविड से लड़ाई पर मैं फिर लौट रहा हूँ। मध्य प्रदेश ने अच्छी प्रगति दिखाई है और अभी मैं देख रहा था कि आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी हो गई अब तो, हालांकि सबसे पुराना घटक दल था शिवसेना, उसके मुखपत्र सामना ने भी मध्य प्रदेश में जो कोशिशें हुई हैं, ख़ासतौर से निराश्रित परिवार जो कोविड से हुए हैं, 5,000 देने की पहल का स्वागत किया है और ये पहल करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। एक संवेदनशील चेहरे के साथ आप सामने आए हैं और अभी आंकड़े भी लगातार नीचे जा रहे हैं। आपने जैसा कहा 10% पर पॉजिटिविटी रेट आ गया है। भोपाल के आंकड़े पहली बार 1,000 से कम हुए हैं कोरोना प्रतिदिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या जैसा 30 मई का आपने नर्मदा संभाग के ज़िलों का रखा है, नर्मदापुरम के, हम मध्य प्रदेश में उम्मीद कर सकते हैं कि 15 जून तक हम एक बहुत आइडियल पोजीशनिंग में होंगे? पटेल साहब, बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले हमने 50 लाख रुपया जो भी कोविड वारंटी है, जो सेवम लगा है, योद्धा बोला है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, नगर पालिका के सफाई कर्मी से लेकर जो काम करने वाले हैं, जो सीधे कोविड पेशेंट से जुड़े हुए हैं, उनको हमने कोरोना योद्धा माना। और अगर उनकी कोरोना में काम करते करते स्वर्गवास हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो 50 लाख रुपए देने का निर्णय लिया। उसके बाद मैं कृषि मंत्री हूँ, मेरे विभाग में भी 31 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हमारे मंडी सचिव इंदौर के एक युवा, उनके स्वर्गवास हो गया। तो सब कर्मचारी संगठनों ने मांग की, तो हमने भी 25 लाख रुपए प्रति परिवार देने का निर्णय किया। अनुकंपा नियुक्ति का तत्काल हमने निर्णय लिया। मैंने सीधे आदेश दिया कि मुझे 15 दिन के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी जांच। तो 36 लोगों को हमने एक साथ अनुकंपा नियुक्ति दी। अभी भी मैंने निर्देश दिया कि जिनकी भी डेथ हो गई उनको 1 माह के अंदर अनुकंपा नियुक्ति थे और 25 लाख बहुत संवेदनशील उनको किया। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी कैबिनेट ने निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश में कई लोग हैं जो इस महामारी की चपेट में आ गए और परिवार के मुखिया खत्म हो गए। कई परिवार में तो माता पिता भाई कोई करने वाला नहीं, अनाथ हो गए, बच्चे बच्चे, तो उनको कौन पालेगा? तो जिसका कोई नहीं उसकी सरकार है, ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है सरकार ने कि 5,000 रुपये महीना हम पेंशन देंगे उस परिवार का जिसका कोई नहीं, चाहे वो गरीब रेखा में नाम हो या ना हो, जो अनाथ हो गया। दूसरा, उसकी शिक्षा का पूरा, बच्चों की शिक्षा का पूरे सरकार खर्च करेगी। तीसरा, महिला कोई घर में है और वो कोई काम धंधा करना चाहती है तो सरकार ब्याज देगी, 0% पर उनको ऋण दिलाकर उनको खड़ा करेगी अपने पैर पे। तो ये स्वावलंबी बनाने का काम करने का भी निर्णय लिया। ये देश की पहली मध्य प्रदेश सरकार है। पटेल साहब, कोरोना के अलावा ये जो ब्लैक फंगस का एक बड़ी चुनौती ये भी सामने आई है, लोग इसको लेकर भी बहुत चिंतित और आशंकित हैं और इसका उपचार काफ़ी महंगा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में एक हमारी बैठक हुई है और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि ब्लैक फंगस जो साइड इफ़ेक्ट के कारण दवाइयाँ जो कोरोना में उपचार होता है उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, जो शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, और ये इसका उपचार बहुत महंगा है। और इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है हमारे, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा। इनमें इन ब्लैक फंगस के मरीजों का उपचार होगा, निःशुल्क होगा।
जो कोविड पॉजिटिव उनके लिए एक वार्ड और एक वार्ड जो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हो गए उनके लिए, 2-2 वार्ड हर इन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 5 जगह रहेंगे। और इसका उपचार बहुत महंगा है, इसमें लाखों रुपए लगते हैं। और इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि चाहे कोई भी ब्लैक फंगस का पेशेंट है वो इन 5 अस्पताल में आएगा और उसका निःशुल्क पूरा उपचार सरकार अपने खर्च पे कराएगी, ताकि हर आदमी का, चाहे वो गरीब हो या मध्यम वर्गीय हो, कोई भी हो, उसका उपचार सरकार ने अपने ऊपर निर्णय लेकर किया है, ताकि वो आर्थिक तंगी के कारण उपचार से वंचित ना रहें। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब, और बहुत इस बातचीत के लिए शुक्रिया आपका, और आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए भी शुक्रिया कि एक जनप्रतिनिधि के नाते आप लगातार अपने क्षेत्र में तो सक्रिय रहते ही हैं, और कृषि मंत्री के नाते किसानों के हितों के लिए आप निरंतर कोशिश करते हैं। ख़ास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।